नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो सबसे बड़ा अब सवाल है कि अब आगे क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवाने के लिए, वहाँ से जो है फ्री करवाने के लिए ईरान से एक जो है कोशिश हो रही है बातचीत के जरिए। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि लेक्स दुआ साहब हैं, मेलबर्न में रहते हैं, हमारे जो है वो व्यूअर हैं, सीए हैं, और जो है उन्होंने एक मेल भेजा है मुझे कि ये बताने के लिए कि जनता जो इस समय गोल्ड के प्राइस से जो डरी हुई है, जिस तरीके से उसमें गिरावट देखा गया है, तो गोल्ड के साथ क्या रहा था इतिहास में। जब 1971 से लेकर 80 के बीच में गोल्ड जो है लगभग 2400% ऊपर भाग गया था। उस वक्त क्या कहानी हुई थी गोल्ड के साथ, कितने बार गिरा था, और साथ में फिर 2011 वाले इसमें रैली में जब आया था 2005 से लेकर, उस समय क्या रहा था। लेकिन सबसे पहले ईरान को लेकर जो डेवलपमेंट ये हो रहा है कि 22 कंट्री जो है वो कोशिश कर रहा है, उसने अर्ज किया है ईरान से कि आप जो है हमला बंद कर दीजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए। तो और साथ में यूएई की तरफ से एक लेटर इशू किया गया है जिसमें हमला का निंदा किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग की गई है, तमाम चीज़ कि किस तरीके से माइन बिछाना बंद करे और ये सब चीज़ें हैं। और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो है अब उस तरीके से ईरान का मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने जो अंडरग्राउंड जो उसका आर्मी था, जो भी जिस जगह से ये आर्म सप्लाई हो रहा था और तमाम चीज़ हो रहा था, उसको डैमेज कर दिया उसने पूरी तरीके से। लेकिन उसके बाद से कल रात में ईरान की तरफ से जो है लगभग 50 टारगेट्स को हिट किया गया है, और तमाम इसराइल, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, सब जगह उसने ज़बरदस्त ढंग से बम्बार्डिंग किया है। कि इस हमले में इसराइल का जो न्यूक्लियर साइट है डिमोना, वहाँ पे ठीक ठाक नुकसान हुआ है और उसने बदला लिया है। जो उसके न्यूक्लियर साइट पे जो हमला किया गया था इसराइल के द्वारा नेतान्ज में, उनका ये बदला लिया है। लेकिन इस बीच इन तमाम चीज़ों के बीच जो 2-3 पॉजिटिव खबरें हैं। एक तो सबसे पहले कि ईरान के हेड की तरफ से जो है मोदी जी से बातचीत की गई है और शायद जो है बीच बचाव का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करवा रहे हैं, क्योंकि इनका जो है इजराइल से भी अच्छा पड़ता है और दूसरा कि ईरान से भी अच्छा पड़ता है, नंबर एक। दूसरी बात कि साउथ कोरिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि बीच का कोई रास्ता निकल सके, और जापान के जो है टैंकर को उसने पास करने का परमिशन दे दिया है। जापान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, जापान के एक अधिकारी थे जो ईरान के साथ उसके अच्छे संबंध थे, तो उसको पास करने का दे दिया गया है। साथ में एक बात आ रही है कि ईरान जो है जो भी शिप वहाँ से पास करेगा, ईरान उससे टोल लेगा जो है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो भी है, तो इसका मतलब कि वहाँ से शिप पास करने का एक सोच जो आ रहा है ईरान के पास, अगर वो आ जाता है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और तेल की कीमत पे फिर उससे जो है ठंडा होगा तेल का कीमत। साथ में अमेरिका ने एक बड़ा शानदार काम किया है, उसने ईरान को परमिशन दे दिया है कि वो 1 महीने तक जो है वो तेल को बेच सकता है। और ईरान के पास जो कैपेसिटी है इसमें 170 मिलियन बैरल तेल का है, और उसमें से लगभग वो 140 मिलियन बैरल तेल जो है वो बेचेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि वो जो तेल बेचेगा तो उसका रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा, तो ये तेल जो है ये दुनिया को मिलेगा। तो इससे तेल की कीमत में जो आग लग रही थी उस पर थोड़ा सा राहत देखा जा सकता है। और तेल के इर्द गिर्द ही इस समय पूरा वर्ल्ड का इकॉनमी चल रहा है, पूरा गोल्ड सिल्वर का बाजार चल रहा है, पूरा शेयर बाजार चल रहा है, तमाम चीज़ चल रहा है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोल्ड को लेकर बात कर लेते हैं कि गोल्ड में जो बिकवाली जो देखी गई इस हफ्ते में, जो 12.5% के आसपास जो गिरावट देखा गया, वो 43 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। मतलब इसके पहले 1983 में हुआ था, और 1983 में भी इसलिए हुआ था कि तभी जब तेल ओपेक के पास जो तेल था, और उसमें बहुत सारे तेल के नए नए मिल गए, जैसे अलास्का में मिल गया, ब्राज़ील में मिल गया, इजिप्ट में मिल गया, नॉर्थ सी में मिल गया। उसके बाद से इनका जो है प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गया तेल का, तो इनको कैश की ज़रूरत थी। तो कैश की ज़रूरत के कारण जो है वहाँ पे गोल्ड को बेचा गया था और डॉलर लिया गया था। मतलब कीमत गिर गई थी, इसलिए जो है गल्फ़ कंट्रीज़ को कैश चाहिए था, तो उसके कारण वहाँ एक ड्रॉप देखा गया था। और इस बार कहानी ये है कि तेल की कीमत काफ़ी तेज़ भाग गई है और उसको खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, तो इसलिए डॉलर की डिमांड के कारण जो है गोल्ड को बेचा गया। और इसलिए जो ये देखा गया कि कहानी देखिए है, कहानी डॉलर को ही लेकर, लेकिन एक जगह कीमत गिरी थी उस समय और इस समय कीमत भागा है। तो गोल्ड में जो गिरावट है वो 43 ईयर्स के बाद का हुआ। अब सिल्वर में जो गिरावट देखा गया है वो 2011 के बाद जो है सबसे तेज़ गिरावट हुआ वो,
जो हफ्ते का जो 20% का जो गिरावट है वो सबसे बड़ा गिरावट है। अब जो लेक्स दुआ साहब जो हमें आर्टिकल भेजे थे उसके हिसाब से कि 1971 से लेकर 1980 तक, क्योंकि 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया, निक्सन ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद से डॉलर से विश्वास हट गया। इस पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और गोल्ड जो है बहुत तेज़ भागने लगा। तो जो $35 का था गोल्ड, वो जाते जाते जो है 1980 में जाकर ये लगभग 835, मतलब अगर इंट्राडे में देखें तो वो $850 तक चला गया था वो। तो इस तरीके से 2400%, 2400% जो है उसमें राइज देखा गया था 9 साल में। लेकिन उस दरमियान क्या गोल्ड गिरा? जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर दोनों बुल रन पे है और उसमें एक बिकवाली देखी जा रही है, ठीक ठाक बिकवाली देखी जा रही है। 20% ऊपर से गिर चुका है। पिक से अगर आप देखें तो गोल्ड 20% गिर चुका है। तो क्या इस तरह का गिरावट हुआ है या इससे भी ज़्यादा हुआ है? क्योंकि 1971 से लेकर 80 के बीच में अगर 9 साल में अगर आप 2400% भागते हैं तो बहुत भागा। इतना तो कभी नहीं भाग सकता, इस समय तो बिल्कुल नहीं भागा जा सकता। या अगर आप देखें 2011 के समय जो है, उस समय 2000 से लेकर 2011 के बीच में वो 660% जो है वो बढ़ा। तो लगभग 7 गुना बढ़ गया था गोल्ड वहाँ पे। वो 250 का था डॉलर प्रति आउंस और जाकर 1900 तक पहुँच गया था। तो वहाँ भी एक तेज़ी देखी गई थी। तो क्या वहाँ भी गिरा या नहीं गिरा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1973 में जून से अगस्त के बीच में 70 दिन में जो है 24.2% गिर गया था गोल्ड। 24%, इसमें 20% गिरा है तो वो 24% गिरा था। और वो देखिए कितना ज़बरदस्त राइज था, 2400% का राइज था आगे। फिर 1974 के अप्रैल से 91 डेज ये 21.5% गिरा था, जो है बहुत ज़बरदस्त गिर गया। और अगर आप इसको देखें 21 जून से लेकर 31 अगस्त 1976 तक 588 दिन, मतलब जो है 1.5 साल से ऊपर जो है इस समय तक गिरावट रहा गया था। और इस समय $193 से गिरता हुआ ये $104 पे आ गया था, जो है हाफ के आसपास ही पहुंच गया था। इतनी तेज गिरावट हुई थी। उसके बाद भी गोल्ड भागा, बुल रन था। तो इसका ये अर्थ निकला कि 20-20%, 25-25% गिर जाने से कोई जो है बुल रन खत्म नहीं होता और वो बाउंस बैक करता है। तमाम फैक्टर होते हैं इकोनॉमी में। और यही नहीं, ये तो दिखाया गया कि जो तेज बिकवाली हुई और 5 बार करेक्शन भी हुए इस दरमियान। ये पूरा टेबल आप देख ही रहे हैं। इसमें लगभग 19% तक मैक्सिमम इसमें गिरावट हुई और 11% से ऊपर। तो यानी जो 10% से ऊपर जो है इस दरमियान, जो 9 साल के दरमियान 8 बार मार्केट तेज गिरा और गिर के फिर 2400% ऊपर भागा। तो गिर कर भागा। ठीक उसके बाद से कहानी जो है 1980 के बाद से 2000 तक कहानी बिल्कुल बदल गई। क्योंकि उस समय फेड के नए चीफ लाए गए पॉल वॉलकर साहब, और उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर जो है 20% तक कर दिया। और उनका जो टर्म रहा था उसमें एवरेज जो है 11% के आसपास उसने इंटरेस्ट रेट को रखा था, तो जिसके कारण जो है गोल्ड पे कमी देखी गई थी। लेकिन इस समय इंटरेस्ट रेट को ऊपर बढ़ाना जो है वो कंडीशन है ही नहीं अमेरिका का। उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो 2001 से लेकर जो 11 के बीच में आप देखिए, मई 2006 में जो है 34 दिन तक में जो है 21.5% गिर गया था। और फिर 2008 में 221 दिन के अंदर जो है लगभग 30% गिर गया था। और इसके अलावा 5 गिरावट हुई थी, जिसमें जो सबसे बड़ी गिरावट जो थी वो 16% के आसपास था, जो बता रहा है कि इस तमाम गिरावट से जो है बुल मार्केट खत्म नहीं होता। और अगर इस गिरावट में किसी ने बेच दिया होगा तो उसने जो 2400% जो भागा था 9 साल में, उसका मजा नहीं उठा पाया होगा। या 2000 से लेकर 2011 के बीच में जो 7 गुना भाग गया था, उसका मजा नहीं उठा पाया होगा अगर उसने बीच में बेच दिया होगा तो डर से। तो इसलिए जिस चीज़ पे आपको यकीन हो और जिस चीज़ पे मतलब आपको लगता है कि इसका जो है मांग आगे बना रहेगा, और ये जो उतार चढ़ाव होता है उस समय कॉन्फिडेंस नहीं खोने का होता है, उस समय इसको बेचकर भागने का नहीं होता है जो है। और जो भी कीजिएगा आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। देखिए अभी सिचुएशन चल रहा है और खबर जो है वो बता कर नहीं आता। अचानक से कोई पॉजिटिव खबर आया, अचानक से जो 22 कंट्री अनुरोध कर रहा है, या साउथ कोरिया या
भारत की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, ईरान तैयार हो जाता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे जी, एक सर्टेन पैसा लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि ठीक है हम टोल दे देंगे और वहाँ से पास करेंगे। तो इस तरीके से वो उसमें क्या होगा कि मार्केट फिर पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर ईरान बोलेगा कि भाई अब हम नहीं देंगे, एक भी शिप नहीं बाहर जाने देंगे, अब तक जो है 100 शिप के आसपास जो है उसने जाने दिया है, लेकिन नहीं जाने देंगे तो तेल का प्राइस शूट हो जाएगा, तो फिर मार्केट में जो है क्रैश हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला सिचुएशन अब थोड़ा सा उस तरह से दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो तेल का बेचने का जो परमिशन मिल गया है तो उससे वो थोड़ा सा माइल्ड होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, सारी कहानी तेल के आसपास है। अब क्या है कि तेल की कीमत और ऊपर भागता है तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड सिल्वर में प्रेशर रहेगा, चूँकि डॉलर की ज़रूरत है। लेकिन अगर उसका प्राइस कम होता है या रिलीज होता है, अब उसमें से दो कंडीशन हो जाएगा। एक तो जो ईरान का तेल निकलेगा तो उससे जो है एक थोड़ी सी राहत होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात कि अगर ईरान थोड़ा सा डाइल्यूट होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने देता है तो फिर तेल की कीमत में जो है नरमी देखी जाएगी। अब तेल की कीमत में नरमी आने के बाद इस समय जो सिचुएशन है वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। इस समय तो चूंकि तेल खरीदना था तो डॉलर की ज़रूरत थी तो गोल्ड बिक रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी नॉर्मल होगा तो जो बाकी चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि इन्फ्लेशन वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन देखें, कोर इन्फ्लेशन जो टारगेट है फेड का उससे लगभग डबल पे है, और वहाँ पे दबाव बनेगा इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट किया नहीं था। अगर इंटरेस्ट रेट जो है सबसे बड़ा दुश्मन है गोल्ड का, इंटरेस्ट रेट कट तो गोल्ड ऊपर भागेगा, इंटरेस्ट रेट को रखेगा ऐसे और या ऊपर बढ़ा देगा तो गोल्ड नीचे चला जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर आएगा, क्योंकि इस बार जो है टाल दिया गया, लेकिन अगले बार टालना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा, अमेरिका का कर्ज जो ज़बरदस्त है, 39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और उसको जो है ज़बरदस्त जो है कर्ज चुकता करना पड़ रहा है इस वक्त, और उसके कारण भी जो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने का प्रेशर रहेगा। हाउसिंग बबल जो है एक तरीके से आप देखें कि 17% के आसपास ड्रॉप हो गया है, वहाँ मकान बिक नहीं रहा है और प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, वो चीज़ है। दूसरा, जो प्राइवेट क्रेडिट है वो और ग्रीम होता चला जा रहा है, स्टेगफ्लेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। उसमें होगा कि भाई इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा और ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड में पैसा जो डॉलर और तमाम जगह चला गया था वो पैसा लौट कर आएगा। देखिए, जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी घूमता रहता है, ये एनर्जी में चला जाता है, कभी शेयर्स में चला जाता है, कभी करेंसी में चला जाता है, कभी तेल में चला जाता है, कभी जो है गोल्ड सिल्वर में चला जाता है। तो इस तरीके से वो मूव करता रहता है, वो सर्कल में घूमता रहता है और इधर उधर भागता रहता है। तो अभी जो डॉलर की तरफ जो भागा है वो निकल कर जो है फिर गोल्ड सिल्वर की तरफ भागने लगेगा, या तेल पे जो भागा है वो तेल से निकल कर फिर गोल्ड सिल्वर पे भागने लगेगा। तो इस तरीके से चीज़ें आने वाले समय में दुरुस्त हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको दो एग्जाम्पल दिया, जो है 1971 से लेकर 80 तक का और 2011 वाला, कि दोनों समय जो है किस तरीके से गोल्ड ऊपर भागा, और गोल्ड ऊपर भागेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सिल्वर उसको देखकर जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो होता है, ठीक है अभी 66 पे है, और ज़्यादा अगर हो जाएगा, अगर तेज़ी भी आएगी तो 70 तक चला जाएगा, लेकिन उसके बाद से फिर सिल्वर जो है वापस गोल्ड का पीछा करेगा, फॉलो करेगा गोल्ड का, ये चीज़ तो है ही। और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, उसके बाद से तेल का प्राइस कम हो जाएगा तो फिर से इंडस्ट्री का डिमांड और तमाम चीज़ बढ़ने लगेगा, वो सभी कई सारे फैक्टर होंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो भी है वो तात्कालिक है, इससे आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि चीज़ें खत्म हो गई हैं। फंडामेंटली कोई स्ट्रांग चीज़ है तो उस पर आपको यकीन करना चाहिए, और उस पर घबरा कर पैनिक में आदमी को बिक्री नहीं करना चाहिए। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, 59 रुपीज़ पे है। और स्मार्ट मनी पे उस पर अगर वक्त मिला तो स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करता है और स्मार्ट मनी को देखकर किस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, स्मार्ट मनी के साथ तो हम चल नहीं सकते, लेकिन अगर उसके आसपास भी जो है अगर हम उसके ट्रेंड को पहले पकड़ लेते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। क्योंकि पैसा कहाँ मूव होता है, ट्रेंड सेटर होता है। जब ऊपर हाई होता है तो उस समय उसका क्या बिहेवियर होता है, जब लो होता है मार्केट तो उस समय किस तरीके से बिहेवियर होता है, नॉइज किस समय वो करता है और किस समय नहीं करता है। तो ये तमाम चीज़ जो है बड़ा ज़बरदस्त उनका साइकोलॉजी है जो है स्मार्ट मनी का। तो उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ।
अगर पूरी तरीके से उस पर रिसर्च हो जाएगा तो वो जो है आपके जो है मेंबरशिप वाले ड्राइव पे उस वीडियो को पेश करेंगे, तो हो सकता है कि फ्राइडे तक जो है उसको पेश कर दिया जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।